everyone and a warm welcome to our next revision topic. And today we are going to talk about e-invoicing. टैक्स इनवॉइस के जो बेसिक्स है जो सेक्शन नंबर 31 से आते हैं, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में 30, 45 डेज, अप्रूवल और सेल, वो सारी बातें हमने टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम डिस्कस करी है. आपके नोट्स के अंदर भी है. कोई क्वेरी आए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, बट दैट वाज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. वहां पे क्वेरी नहीं आएगा आपको. देयर आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स. इस वाले में हम बात करने वाले ई इनवॉइसिंग के बारे में, B2B के केस में, एंड हल्का सा जो अपने को पढ़ना पड़ता है दैट इज डायनेमिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ B2C. प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में रखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं जो आप एंड में करने नहीं वाले हो. एटलीस्ट ये रिवीजन 2 या 3 बार अच्छे से देख लेना. डायरेक्ट सवाल 2 या 4 नंबर का आया या फिर कोई MCQ बना तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट. उसको हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद ई इनवॉइसिंग. स्टार्ट करते हैं. ये वाले जो नोट्स हैं जो आपके सामने हैंडरिटन में आ रहे हैं, ये आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने पिन किया हुआ है. दैट इज द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दिस नोट्स. वहां पे आप रजिस्टर करके यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इट. राइट, चलो करें स्टार्ट. चलो सर, ई-इनवॉइसिंग इज बेसिकली अ कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू B2B दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज. B2C के केस में कुछ और बातें आती है, वो हम इसके बाद करते हुए चलेंगे आफ्टर दिस टॉपिक इज डन. इसके रिस्पेक्ट में एक पोर्टल आता है दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल. मैं आपको जस्ट इसका जिस्ट दिखा देता हूं ताकि प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझ आए. ये हमारा ई-इनवॉइस का पोर्टल. यहाँ पे आपको सेपरेटली लॉग इन करके यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है. टोटल 10 पोर्टल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. आपको दिख रहा है ई-इनवॉइस 1, ऐसे 10 पोर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सर सबसे पहली बात, ये ई-इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल किन के ऊपर है? सो दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन द जीएसटी वाज बोर्न. मतलब 2017-18 से अभी तक किसी भी साल के अंदर अगर टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया, इफ द टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, इन दैट केस द ई-इनवॉइसिंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल. बट सर हमारे बुक में तो 10 करोड़ है. अरे वही चीज 5 करोड़ हो चुकी है, अमेंडमेंट आ चुका है, आपके अमेंडमेंट्स में भी दिया है, आपके स्टडी मटेरियल में भी नीचे ब्लैक कलर से उन्होंने बोल्ड के अंदर दिया गया है. ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. कैन अ बिजनेस वॉलंटरीली गो अंडर दिस ई-इनवॉइसिंग प्रोविजन? आंसर इज नो. मतलब अगर मेरा टर्नओवर किसी भी साल में 2017-18 से अभी तक के कभी भी 5 करोड़ के ऊपर नहीं गया, आई कैनॉट voluntarily go for my e-invoicing provisions. Yes, जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी ले सकते हो, वैसे यहां पे आप ई-इनवॉइसिंग के अंदर वॉलंटरीली नहीं जा सकते. अब सर इस बच्चे को डाउट आ रहा है, ये हमारा प्यारा बच्चा पिंकू कह रहा है सर ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल मतलब ये हमारे लिए इनवॉइस जनरेट करेगा क्या? आंसर इज नो. इनवॉइस तो आप ही को जनरेट करना है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके करनी है. और वहां पे पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद देयर विल बी अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर व्हिच विल बी जनरेटेड एंड which will be given back to you. और प्लस आपके इनवॉइस के ऊपर क्या दिया जाता है? एक क्यूआर कोड दिया जाता है. आओ पढ़ते हैं इस चीज को. अंडरस्टैंड, टैक्स पेयर्स विल जनरेट देयर ओन इनवॉइसेस एज पर द ई इनवॉइस स्कीम. सर ये ई इनवॉइस स्कीम क्या होती है? ये अभी आपको बताऊंगा. एक फॉर्मेट आता है ई इनवॉइस स्कीम का, उसके अंदर स्टैंडर्डाइज डिटेल दी जाती है. स्टैंडर्डाइज डिटेल मतलब सारे रजिस्टर्ड बिजनेस जो भी इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं उनको उसी स्कीम के हिसाब से अपना IRP जो है, इनवॉइस जो ई इनवॉइस जो है वो जनरेट करना पड़ता है, सो दैट देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन अमॉन्ग्स्ट ऑल द रजिस्टर्ड बिजनेसेस. ठीक है, तो टैक्सपेयर विल जनरेट देयर ओन इनवॉइसेस एज पर देयर ओन अकाउंटिंग ERP सिस्टम. मतलब तुम्हारा टैली यूज कर रहे हो, ज़ोहो यूज कर रहे हो, या जो भी तुम SAP वगैरह यूज कर रहे हो, उसी के अंदर अपना इनवॉइस जो है वो जनरेट करो. लेकिन उसकी डिटेल्स आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके अपलोड करनी पड़ती है. सो देखो, दे विल रिपोर्ट दीज इनवॉइसेस टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड ऑन रिपोर्टिंग अ यूनिक IRN बोले तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड. द पोर्टल विल डिजिटली साइन इट एंड रिटर्न द इनवॉइस टू द सप्लायर. और फिर इस पर्टिकुलर GST इनवॉइस को वैलिड माना जाएगा. कब? जब उसके ऊपर होगा वैलिड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर. ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन होता है 64 डिजिट हैश कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर. अभी आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा. दिस प्रोसेस इज टू बी फॉलोड फॉर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आल्सो बिकॉज दे आर लिंक्ड विद द इनवॉइसेस. सर ई इनवॉइसिंग का फायदा क्या है? देखो 2 नंबर का शॉर्ट नोट आया तो क्या सोच सकते हो? सी, फॉर गवर्नमेंट दिस इज अ बेटर चेक. फेक इनवॉइसेस जो है वो बचे जाएंगे. देयर इज अ बेटर ऑडिट ट्रेल. जैसे ट्रेल मेंटेन किया जा रहा है कि अच्छा अभी आपने ई इनवॉइस जनरेट किया, फिर इस ई इनवॉइस में जो डेटा जनरेट किया जाता है, दिस ऑटोमेटिकली लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ डेटा फॉर द पर्पस ऑफ GSTR1. तो आपका जो GSTR और आउटवर्ड सप्लाई बनेगा उसके अंदर यही से, अरे ई इनवॉइस बना रहे हो तो यही तो आपका सप्लाई हो रहा है, तो आपका GSTR1 का भी डेटा ऑटो फिल हो जाता है
ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, प्लस यही से आपका ई-वे बिल भी जनरेट हो जाता है. सो इफ यू हैव द डिटेल्स ऑफ द व्हीकल नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टर, ई-वे बिल वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, तो उस केस में भी सारा डेटा यही से पिक किया जाता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑटो पॉपुलेशन हैपनिंग. सो कह सकते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा सा बेटर कंप्लायंस है और जीएसटी के लिए भी ये चीज बेटर है. ठीक है, चलो. ई इनवॉइसिंग कैन नॉट बी डन वॉलंटरीली, दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. अदर पॉइंट्स टू नोट. अब देखते हैं इसके कुछ प्रोसीजरल इश्यूज. फॉर्म नंबर जीएसटी INV 01, दिस इज द जीएसटी स्कीम, ई इनवॉइस जीएसटी स्कीम. इसी फॉर्मेट के अंदर सबको डेटा फिल करना पड़ता है और ये फिल करना है आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे. ऐसे 10 पोर्टल है जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे ये वाला था, दिस वाज माय 1. तो ऐसे 10 पोर्टल्स है, बस नाम सेम रहता है, बस 1 2 3 4 वो हो जाता है. वहां पे जाके आपको फिल करना है. यू विल गेट योर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर. चलो, एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग नीचे बताऊंगा कौन कौन एग्जेम्प्ट है, ये कुछ नहीं करना है. इफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ इट वोंट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस. अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लगते हैं एंड आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया या फिर ई इनवॉइस बनाया लेकिन गलत तरीके से बनाया, इट शैल बी अज्यूम्ड एज इफ आपने इनवॉइस बनाया नहीं है. और बिना इनवॉइस आपका रेसिपेंट आईटीसी नहीं ले सकता. प्लस इट विल बी इन योर केस, इन द केस ऑफ सप्लायर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई विदाउट इनवॉइस. सो दैट विल लीड टू नॉन कंप्लायंसेस एंड पेनल प्रोविजंस. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. चलो, फ्री फ्रॉम पेपर वर्क. अगर आप ई इनवॉइसिंग में गए तो आपको डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट कॉपी, फिजिकल पेपर वर्क से सब कुछ आपको मुक्ति मिल जाती है. यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल दोस प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स. इन केस ऑफ गुड्स यू हैव टू गो फॉर द ट्रिप्लीकेट फॉर्म ऑफ इनवॉइस. एक आप रेसिपेंट को देते हो ओरिजिनल, एक अपने पास रखते हो और एक ट्रांसपोर्टर को देते हो. सर्विस के केस में भी आप ओरिजिनल देके डुप्लीकेट अपने पास रखते हो. ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर अब ई इनवॉइस आ चुका है, क्यूआर कोड आ चुका है और वो 64 डिजिट का आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ चुका है. उसी से सब कुछ काम हो जाएगा. ठीक है. नोटिफाइड पर्सन मतलब ये किन के लिए, अभी तो बताया सर, मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर राइट फ्रॉम 2017 to 18 एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर B2B सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज. नाउ इफ द B2B सप्लाई हैपेंस टू बी अंडर RCM, कोई बात नहीं सर, फिर भी जो भी इनवॉइस जनरेट करेगा रेसिपेंट को करना पड़ सकता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इनवॉइस. स्टिल उसको जो है इनवॉइस ही बनाना पड़ेगा बिकॉज द फोकस इज ऑन एग्रीगेट टर्नओवर एंड एप्लीकेबिलिटी. क्या बात क्लियर हो रही है? B2C के केस में कभी भी ई इनवॉइस नहीं बनता है. B2C के केस में एक डायनामिक क्यूआर कोड की बात आती है जो मैं अगले आपको 15 मिनट के अंदर बता दूंगा. ISD इनवॉइस के ऊपर भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है सर. ISD इनवॉइस, अरे वो वाला इनवॉइस के थ्रू बांटता है ना क्रेडिट, तो ISD के केस में जो इनवॉइस होता है उस केस में भी ई इनवॉइस का कहीं पे भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. द कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल. प्लस इन 3 केसेस में भी आपका ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. नोटिफाइड पर्संस हु आर रिसीविंग स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वो RCM के केसेस है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 के, जो हमने पढ़ा था ना कि सीमेंट वगैरह अगर आप लेते हो, कैपिटल गुड्स लेते हो, ये वो वाली बातें. 9(4) एज सच आपके कोर्स में था, डिटेल में नहीं है, तो मैं यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इन दोनों केसेस के अंदर भी आपको इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल RCM के प्रोविजंस लग जाएंगे और आपको जो है IGST का जो भी है वो क्रेडिट मिल जाएगा. अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से लर्न करना पड़ेगा. यहां से सवाल उठ सकता है गाइस, ई इनवॉइसिंग में से डिस्क्रिप्टिव सवाल भी उठ सकता है, MCQ भी उठ सकता है. सो प्लीज फोकस ऑन दिस प्रॉपर्ली. एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, 7 सप्लायर्स आर एग्जेम्प्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सप्लाईज. The exemption is supplier wise, not supply wise. सर समझ में नहीं आया, अभी बताऊंगा, 1 मिनट का समय दो. फर्स्ट, SEZ यूनिट्स, नॉट SEZ डेवलपर. SEZ के अंदर का जो यूनिट है उसको एग्जेम्पशन दिया, SEZ डेवलपर को नहीं. इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFCs, इनके बहुत सारे सप्लाईज होते हैं, इनको यहां से पूरी मुक्ति दे दी है. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू गुड ट्रांसपोर्ट बाय रोड, जो वो गुड्स कैरेज के थ्रू प्रोवाइड करता है, तो ये उसका काम होता है. सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. अब आपको ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन याद रखना पड़ेगा. अगर सिंगल स्क्रीन का वो एग्जीबिशन मतलब थिएटर है, एंट्री दे रहा है, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग लग सकता है. लेकिन आपका मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स वाला है तो उस केस में छुट्टी, नॉट एप्लीकेबल. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, इन 7 केसेस के अंदर जो है ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन दे आर द सप्लायर्स, नॉट रेसिपिएंट्स. कंफ्यूज कैसे किया जाएगा कि सर मैं B2B वाला बंदा हूं एंड आई एम गिविंग अ सर्विस टू एन SEZ यूनिट, क्या मुझे इनवॉइसिंग करना है? आंसर इज यस, बिकॉज इन दैट केस द SEZ यूनिट हैपेंस टू बी अ रेसिपिएंट, नॉट अ सप्लायर. दूसरी बात जो मैंने आपको ये बोली थी, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल सप्लाईज. अब एग्जांपल, यहां पे एक बैंक दिया हुआ है, लेट्स से अगर HDFC बैंक कल को गुड्स देती है
तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, अरे एचडीएफसी बैंक तो गुड्स दे रही है, बैंकिंग नहीं कर रही है, स्टिल इट इज एग्जेम्प्ट। ऑल सप्लाईज बाय फॉलोइंग पीपल, द एग्जेम्पशन इज सप्लायर वाइज नॉट सप्लाई वाइज। सप्लायर हो ना, अगर इसके अंदर फॉल कर गए तो भैया तुम कुछ भी सप्लाई दो, तुम्हारे ऊपर इनवॉइसिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ में आया है? आगे बढ़ू, चलो सर। If these above 7 people have turnover more than 5 crore, but since they are exempt, if they do not issue invoice, if नहीं सर करेंगे ही नहीं ना, वो तो exempt है, तो उस केस में उनको ये डिक्लेरेशन इनवॉइस के अंदर देना पड़ता है कि भैया मैं वो हूं जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग तो एप्लीकेबल वैसे था टर्नओवर के हिसाब से, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं नॉर्मल इनवॉइस दे रहा हूं। देखो, we hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under Rule 48(4), that is 5 crore, we are not required, or I am not required to prepare an invoice as per the provisions of the said sub rule। Aggregate turnover तो सर मेरा 5 करोड़ के ऊपर है, लेकिन मुझे इनवॉइसिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से एग्जेम्पशन मिला गया है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। कौन सा ये पेज नंबर 22। उससे पहले ये आपके सामने एक इनवॉइसिंग का जस्ट एक रेफरेंस नंबर दिया है। यू कैन सी यहाँ पे क्यूआर कोड वगैरह आता है और ये आपका आईआरएन नंबर रहता है, दिस इज 64 डिजिट्स, और इसके अंदर बाकी सारी डिटेल्स रहती है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये जो इनवॉइस बनता है ना, ये सबका सेम बनता है, क्योंकि वो जो जीएसटी INV 01 है ना, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, दैट इज नोन एज ई इनवॉइस स्कीमा, मतलब स्कीम। वो उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। चलो सर, मुझे बहुत ही बढ़िया सा पहले तो एग्जाम्पल करवाना है। आओ, Maharaja Private Limited has an SEZ unit and a regular DTA unit, both having same PAN। यूपी के अंदर समझ लो, एक नोएडा SEZ के अंदर है, एक लखनऊ के अंदर है। The aggregate turnover of this company is more than 5 crore considering both the GSTs। अब सर aggregate turnover तो PAN वाइज आता है, एक यूनिट मेरा SEZ के अंदर है, एक यूनिट मेरा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर है, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। क्या मेरे ऊपर इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लगेगा? आंसर इज लगेगा। लेकिन सर मेरे को इनवॉइसिंग किसके लिए कंप्लाई करवाना है? जो मेरी डीटीए वाली यूनिट सप्लाईज करेगी ना B2B, उसके लिए। क्यों? अरे अभी तो पड़ा SEZ का जो यूनिट है दैट इज एग्जेम्प्ट। सो द पॉइंट टू बी लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल इज दैट जो SEZ का यूनिट रहेगा उसका टर्नओवर विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर टू एस्टैब्लिश वेदर इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल और नॉट। बट अगर एप्लीकेबल हुए तो जो आपका SEZ का यूनिट है वो कभी भी ई इनवॉइस नहीं इशू करेगा, क्योंकि उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो उसका योगदान एग्रीगेट टर्नओवर में गिना जाएगा, लेकिन उसको खुद कभी भी कंप्लाई नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू दिस ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस। आई होप द कहानी इज क्लियर, द कंसेप्ट इज क्लियर। चलो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम्पल। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ो, चलते जाओ, हमें चीजें समझ में आ रही है। चलो, एक ब्रीफ प्रोसेस दिया आपके सामने ई प्रोसेस जनरेशन का। इसके सिवा आपके मटेरियल में छोटे छोटे एग्जांपल्स और डायग्राम्स दिए, करो ना करो एक ही बात है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना समझ लो। देखो, टैक्स पेयर विल प्रिपेयर एंड जनरेट द इनवॉइस ऑन देयर ओन यूजिंग देयर ओन ERP बिलिंग सिस्टम एज पर ई इनवॉइस स्कीम। तो जो जो डेटा निकालना है वो अपने ही सिस्टम में निकलेगा, लेकिन यहां से सिस्टम से निकालने के बाद उसको IRP पोर्टल पे थ्रो किया जाएगा, मतलब फिल इन किया जाएगा। तो देखो, अपलोड द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस ऑन द IRP पोर्टल, नाउ द सप्लाई ट्रांजैक्शन इज रजिस्टर्ड एंड दिस इनवॉइस विल बी रिटर्न विद द यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और उसको वापस कर दिया जाएगा विद QR कोड। ठीक है, डिजिटली साइन किया जाएगा बाय दैट पोर्टल एंड एडिंग ऑफ QR कोड फॉर क्विक रेफरेंस। मतलब ये जो क्विक रेफरेंस कोड होता है, इसको स्कैन करती इसमें से सारी डिटेल्स निकल जाती है। सर क्या क्या डिटेल्स निकलती है ये अगले वाले पेज पे दिया है, अभी बताऊंगा, 1 मिनट का समय दो। सप्लायर विल शेयर दिस ई इनवॉइस विद द रिसीवर अलोंग विद द QR कोड। अब इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। 2 मिनट रुको, यहां पे मुझे कुछ चीजें लिखनी है, बड़ा करके रख लेते। आ जाओ, देखो एडवांटेज क्या है इनवॉइस का, डेटा ऑटो पॉपुलेशन हो जाता है आपका, कहां का ई-वे बिल के पास भी चला जाता है और GSTR1 के पास भी चला जाता है। अब सर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें से निकल के आती है। देखो, जो आपका ई-वे बिल कह रहा हूं, ई इनवॉइस है, ई-वे बिल हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। ई इनवॉइस सपोज आपने जनरेट कर लिया है, मतलब आपका IRP आ चुका है, आपका IRP आ चुका है। अब सर क्या इसका कैंसलेशन हो सकता है और क्या इसका अमेंडमेंट हो सकता है? देखो, इसका कैंसलेशन हो सकता है यस, अनलेस इन 2 केसेस। अनलेस क्या है, अगर आपने इसी के साथ साथ उसका ई-वे बिल भी निकाला है, ई-वे बिल सबके केस में नहीं चाहिए होता है, 50,000 के ऊपर कंसाइनमेंट वैल्यू के लिए चाहिए रहता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो या तो आपका ई-वे बिल एक्टिव है, एक्टिव मतलब अभी भी मेरा ट्रांसपोर्ट
खत्म नहीं हुआ है, मेरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खत्म नहीं हुआ है, तो ई वे बिल स्टिल एक्टिव। ये डिस्टेंस के हिसाब से इसकी वैलिडिटी होती है, तो इट इज स्टिल वैलिड। या फिर आपका ई वे बिल एक ना एक बार वेरीफाई हो चुका है बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन ट्रांजिट, मतलब एक ना एक बार आपकी चेकिंग हो चुकी है, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपका कैंसलेशन नहीं हो सकता, आपका जो है ई इनवॉइस तो कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ई वे बिल एक्टिव नहीं है, वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, ई वे बिल वेरीफाई भी नहीं हुआ है, तो आप आपका जो ई इनवॉइस है वो कैंसिल कर सकते हो। रही बात सर आपके अमेंडमेंट की, तो आपका जो ई इनवॉइस है वो तो सर अमेंड नहीं हो सकता, अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल आपका। लेकिन अब मुझे अगर सप्लाई चेंज हो गया, मेरा सप्लाई की वैल्यू चेंज होगी, तो क्या करूं, जो आपका जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा ना, वहां पे चेंजेस कर लेना, ठीक है। आपका ई इनवॉइस पर से आपका अमेंड नहीं हो सकता, आपका सिर्फ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अगर अमेंडमेंट करने का मन है तो आपका ऑटो पॉपुलेट होएगा जो जीएसटीआर 1, उसके अंदर आप चीजें चेंज कर लेना, क्योंकि वो तो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, आपको इसके ऊपर कंफर्मेशन देना पड़ता है, यू कैन चेंज द डिटेल्स ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है, ये वाली थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आ सकता है। चलो अब सर ये ई इनवॉइस स्कीमा क्या हो सकता है, क्या होता है ये देखो, जीएसटी आईएनवी 01, जितना बता रहा हूं उतना करना है, ये पूरा पेज आपको नहीं करना है। जीएसटी आईएनवी 01 इज द फॉर्मेट फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डिटेल्स। स्टैंडर्डाइज मतलब अगर मैं इनवॉइस वाला बंदा हूं और आप भी इनवॉइस वाले बंदे हो, तो हम जो डेटा फिल करेंगे ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उसके बेसिस पे जो ई इनवॉइस निकलेगा, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये हम सबका सेम निकलेगा, मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा। हाँ, ये डिटेल्स अंदर की बदल जाएंगी। नॉर्मल केस में इनवॉइस का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। रूल नंबर 46 सिर्फ इतना बताता है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए, बट वो ये नहीं बताता कि यही फॉर्मेट के अंदर रखो, बट ई इनवॉइस के अंदर फॉर्मेट इज फिक्स, दैट इज नोन एज ई इनवॉइस स्कीमा, ठीक है। सो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्म क्या है, जीएसटी आईएनवी 01, ये जेसन फॉर्मेट होता है। जेसन बोले तो दिस इज अ टेक्निकल वर्ड, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन, तो ये जेसन इज द लैंग्वेज जिसके थ्रू ये फिल किया जाता है। आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स होती है, जिन्होंने कभी भी मैनुअली अपलोड किया होगा, तो वहां पे भी आपने देखा होगा ये जेसन फॉर्मेटिंग होती है हमारे पूरे टैक्सेशन पर्पस के अंदर, ठीक है जी। यस सर, ये तो हमें समझ में आ गया है। और कुछ मुझे देखना है क्या इसमें, ये देखो एक एग्जांपल दिया है, दिस इज द 64 डिजिट आईआरएन, जो आपके इस वाले एग्जांपल में भी था, मैंने आपको बताया था, ये देख लो। ओके चलो अब मुझे आगे देखने दो, और कुछ करना है क्या। चलो ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, आपको फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस लेके जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपका इंटरसेप्शन हो जाता है, पीओ आपको रोक लेता है, तो आपका क्यूआर कोड दिखा देना, उस क्यूआर कोड के बेसिस पे वो स्कैन कर लेगा, सारी इंफॉर्मेशन उसकी निकल जाएगी। अब यहां से आपका एक दो बहुत ही प्यारे प्यारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसको एक बार देख लेते। देखो आपका जो ई इनवॉइस बनने वाला है उसके अंदर ये रहेगा क्यूआर कोड, क्यूआर बोले तो क्विक रेफरेंस, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो क्विक व्यू वैलिडेशन एंड एक्सेस ऑफ इनवॉइस। तो ये देखो हमारा जीएसटी ऑफिसर, ये पीओ भाई साहब है। सो व्हाट कैन ही डू, ही कैन वेरीफाई ऑन द पोर्टल, प्लस उसके पास ना एक ऑफलाइन ऐप रहती है। ऑफलाइन ऐप क्यों रहती है, कभी हाईवे के ऊपर, कभी रोड के ऊपर, किसी वहां पे कोई रेंज नहीं आ रही है, तो स्टिल उस ऐप के थ्रू वो आपका ई इनवॉइस का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन कर सकता है, और स्कैन करते उसके स्क्रीन पे सारी की सारी डिटेल्स फ्लैश कर जाएंगी कि सप्लायर कौन है, ये कहां से सामान निकला है, और इसके रिस्पेक्ट में सारी की सारी डिटेल्स। अब जरा इंपॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान रखनी है कि क्यूआर कोड जब स्कैन किया जाता है तो क्या क्या डिटेल्स निकलती है। इसमें से दो डिटेल्स आपको लर्न करके जानी है, एमसीक्यू में आपको फंसाया जा सकता है। देखो क्या क्या, जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट, ये तो बहुत ही बेसिक है भाई, किसके पास जा रहा है और कहां जा रहा है, ये मतलब कौन भेज रहा है और कहां जा रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि जीएसटी ऑफ रेसिपिएंट नहीं हो, सर नो, इट इज एन इनवैलिड क्वेश्चन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट B2B सप्लाईज, तो B2B के केस में रेसिपिएंट का तो आपके पास जीएसटी रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, इनवॉइस नंबर एज गिवन बाय द सप्लायर। बहुत बड़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इनवॉइस नंबर और आईआरएन नंबर क्या एक ही बात है क्या, नहीं बेटा जी, इनवॉइस का जो नंबर है वो सप्लायर डिसाइड करता है, अप टू 16 डिजिट का होता है, लेकिन जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है ये पोर्टल के थ्रू मिलता है, ये 64 डिजिट का रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आगे आ जाओ, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस, दिस इज ओके, इनवॉइस वैल्यू। अब ये जरा ध्यान रखना, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, अगर मेरे एक इनवॉइस में लेट से 50 आइटम्स जा रहे हैं, तो जो नॉर्मल इनवॉइस बनेगा वहां पे तो 50 आइटम्स होंगे, लेकिन इस क्यूआर कोड के थ्रू जो डेटा निकलेगा उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ लाइन आइटम्स दिए जाएंगे, और जो भी हाईएस्ट वैल्यू का आइटम है वो शो किया जाएगा। देखो HSN कोड ऑफ द मेन आइटम, मतलब मेन आइटम बोले तो हाईएस्ट टैक्सेबल वैल्यू, तो सारी की सारी डिटेल लिस्ट नहीं खुलेगी, हाईएस्ट टैक्सेबल वैल्यू दिख जाएगा और बता दिया जाएगा कि भैया इसके अंदर 15 आइटम्स है।
बात क्लियर हुई? तो ये दोनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके सिवाय आपका यूनिक IRN होगा एंड डेट ऑफ जनरेशन ऑफ IRN रहेगा। ठीक है, ये था आपका मोटा मोटा, मैं कहूंगा मोटा मोटा क्या सर, सारी बात करवा दी है विद रिस्पेक्ट टू ई इनवॉइसिंग। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं विच हैव टेकन रजिस्ट्रेशन सोनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 51 दैट इज TDS डिडक्शन, क्या उस केस में भी ई इनवॉइसिंग लगेगा? आंसर इज यस। जो रजिस्टर हुआ है मात्र एंड मात्र सेक्शन 51 के पर्पस के लिए, वो भी तो रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो अगर मैं बिजनेस वाला बंदा उसको सप्लाई कर रहा हूं जो मेरा TDS वाला डिपार्टमेंट वाला है, तो स्टिल इट विल बी अ B2B सप्लाई एंड ई इनवॉइसिंग विल बी एप्लीकेबल। जस्ट द फैक्ट दैट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड सोनली फॉर सेक्शन 58 TDS पर्पस, दैट इज इररेलेवेंट। ठीक है, स्टिल वो इसके अंदर कवर किया जाएगा और उसके ऊपर जो है इनवॉइसिंग के कांसेप्ट्स लगा दिए जाएंगे। मतलब मैं सप्लायर हूं तो मुझे इनवॉइसिंग का जो कांसेप्ट है वो लगाना है। ठीक है सर, इसके सिवाय जो है मुझे आपको बताना है वो है डायनामिक QR कोड वाली बात। अब B2C के केस में आपको जितना बता रहा हूं उतना प्रॉपर तरीके से रिवाइज करोगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी। B2C के केस में क्या होता है, दिस इज नॉट B2B, तो उस केस में आपका इनवॉइसिंग तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है इन एनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2017-18 से अभी तक, जैसा मैंने इनवॉइसिंग में बताया था वैसे ही यहां बोल रहा हूं कि किसी साल में भी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्या देना है, डायनामिक QR कोड। सर डायनामिक QR कोड क्या होता है? नॉर्मल QR कोड तो सुना है, डायनामिक QR कोड मतलब अमाउंट भी इसके अंदर प्रीफिल्ड रहती है। और आपको एक बात बताऊं, आप ये ऑलरेडी यूज कर रहे हो। सर है, कहां यूज कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। हल्दीराम जाओगे ना अगली बार, एग्जांपल दे रहा हूं, हल्दीराम जाओ, मैगडी जाओ, यहां पे जाके जब आप पेमेंट करने जाओगे, आप बोलना कि मुझे UPI से पेमेंट करना है, वो आपके सामने वो UPI की जो पेटीएम की वो मशीन होती है ना, वो ऐसे भर के दे देंगे, उस पे ऐसे QR कोड होगा, उसको आप कभी स्कैन करना, स्कैन करोगे तो आपको अमाउंट प्रीफिल्ड मिलेगा, आपको खुद नहीं फिल करना पड़ेगा, आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। तो बेटा जी वो क्या है, वो डायनामिक QR कोड है। तो हल्दीराम तो 500 करोड़ से ज्यादा ही टर्नओवर मार रहा है। आप जहां पे भी देखना, ये आपको अगर डायनामिक QR कोड मिला, इसका मतलब इट इज कंप्लाइंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। तो बायर कैन स्कैन एंड पे ऑनलाइन, तो बेसिकली स्कैन एंड पे, नो नीड टू एंटर द अमाउंट मैनुअली। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कभी कभार पेमेंट एडवांस में आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जब इनवॉइस जनरेट किया जाता है तो उसके अंदर डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेंशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि पेमेंट ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं करी जाती। ठीक है, बिकॉज पेमेंट इज इन एडवांस या कोई और रीजन की वजह से। तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट उस केस में क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी इन द इनवॉइस, मेंशन इन इनवॉइस। सर इसके सिवाय क्या ऐसे कोई प्रोविजंस है क्या कि B2C इज नॉट एप्लीकेबल, ये वाला डायनामिक QR कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन पीपल, जैसा आपने इनवॉइसिंग के बारे में बताया था? आंसर इज यस, वेरी गुड क्वेश्चन। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक QR कोड, दिस लिस्ट इज जस्ट लाइक व्हाट वी स्टडीड इन केस ऑफ इनवॉइस, लेकिन उसके लिए उसके बीच में देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस। देखो SEZ यूनिट हमारा एग्जाम था विद रिस्पेक्ट टू ई इनवॉइसिंग, वो यहां पे एग्जाम नहीं है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज जो एग्जाम थी, यहां पे OIDAR सर्विसेज को एग्जामेशन दी है, इन दोनों को नहीं दी है। बाकी पूरी की पूरी लिस्ट सेम है, आप देख लो। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, मल्टीप्लेक्स वाले, सिंगल स्क्रीन वाले नहीं, एंड सप्लाई ऑफ OIDAR सर्विसेज। तो ये OIDAR के रिस्पेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो डायनेमिक QR कोड है ये सब नहीं लगेगा, लेकिन आपका ई इनवॉइसिंग वाला के अंदर यहां पे कोई एग्जामेशन नहीं थी, OIDAR को कोई एग्जामेशन नहीं थी। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के केस में क्या लगता है, ई इनवॉइसिंग लगता है, डायनेमिक QR कोड नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है। बस बाकी इसके अंदर कुछ केसेस अलग अलग दिए गए, ये बहुत ही प्रोसीजरल है, इसकी रीडिंग लो तो ले सकते हो, लेकिन मेन बात मैंने आपको बता दी है कि डायनामिक QR कोड कहां चाहिए रहता है। इसके सिवाय इस दोनों कांसेप्ट्स के अंदर कुछ नहीं है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स छोड़ के मत जाना। जितने आपको ये छोटे छोटे मैं टॉपिक्स रिवीजन के और दे रहा हूं, इसका प्लीज 2 या 3 बार अच्छे से सुन लेना। मेजरली चांस इसी में से आने का MCQ या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, राइट? सो टिल देन, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट रिवीजन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।